गरीब लड़की का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। वक्त ने घमंडी लड़की को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी बदल गई। कभी किसी गरीब इंसान को उसकी गरीबी देखकर छोटा मत समझना, क्योंकि वक्त जब करवट लेता है तो महल में रहने वाला इंसान भी उसी दरवाजे पर खड़ा हो सकता है जहां कभी उसने किसी गरीब को अपमानित करके भगा दिया था। आज की कहानी में एक ऐसी अमीर लड़की की कहानी है जिसे अपने पिता की दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीबों को इंसान तक नहीं समझती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस गरीब लड़की का वह सबके सामने मजाक उड़ाने वाली है, वही एक दिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगी। जिस लड़की के फटे हुए कपड़ों पर वह हंसी थी, उसी लड़की के सामने एक दिन उसे हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वह गरीब लड़की बदला लेने का मौका पाएगी, तब क्या वह अपने पुराने अपमान का बदला लेगी या फिर इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम करेगी जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। कहानी के अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली अमीरी आखिर होती किसके पास है। भाग 1। जिस गरीब लड़की का मजाक उड़ाया गया, वही बनी सबसे बड़ी उम्मीद। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और मशहूर डिज़ाइन कॉलेज था। उस कॉलेज की इमारत किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची कांच की दीवारें, चमकते हुए फर्श, बड़े बड़े झूमर और हर तरफ महंगी गाड़ियों का आना जाना। शहर के बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वही बच्चों के बीच एक लड़की थी जिसका नाम था काव्या। काव्या शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी राजेश मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की कई फैक्ट्रियां थीं। शहर में आलीशान बंगला था और घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। काव्या को बचपन से हर चीज़ आसानी से मिली थी। उसने कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं किया था। शायद इसी वजह से उसके अंदर धीरे धीरे एक ऐसा अहंकार पैदा हो गया था जिसने उसके दिल से दूसरों के लिए सम्मान खत्म कर दिया था। काव्या को अपने कपड़ों, अपनी गाड़ी और अपने परिवार की संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह कॉलेज में हमेशा महंगे कपड़े पहनकर आती थी और अपनी सहेलियों के साथ पूरे कॉलेज में ऐसे घूमती जैसे यह जगह उसी की हो। अगर कोई गरीब छात्र पुरानी किताब लेकर दिखाई देता तो वह उसका मजाक उड़ाती। अगर किसी के पास महंगा फ़ोन नहीं होता तो वह उसे पिछड़ा हुआ कहती। लेकिन कॉलेज में एक लड़की ऐसी भी थी जो इन सब बातों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था मीरा। मीरा कॉलेज की छात्रा नहीं थी, वह वहाँ सफाई का काम करती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 29 साल थी। सुबह कॉलेज खुलने से पहले वह पूरे गलियारों में झाड़ू लगाती, कक्षाओं की सफाई करती और फिर शाम तक छोटे मोटे काम करती रहती। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुरानी चप्पलें थीं और बाल हमेशा एक साधारण रबर से बंधे रहते थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में ऐसा सपना था जिसे गरीबी भी बुझा नहीं पाई थी। मीरा को बचपन से चित्र बनाने का शौक़ था। उसके पिता कभी रिक्शा चलाते थे, लेकिन बीमारी के कारण कई साल पहले काम करने लायक नहीं रहे थे। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि मीरा किसी अच्छे कला संस्थान में पढ़ सके। इसलिए उसने तय किया था कि वह दूसरों के फेंके हुए रंगों और कागज़ों से ही अपनी कला को जिंदा रखेगी।
कॉलेज के छात्र जब अपने इस्तेमाल के बाद आधे रंग, टूटे हुए ब्रश और बेकार कागज़ फेंक देते तो मीरा उन्हें चुपचाप इकट्ठा कर लेती। कॉलेज की पिछली दीवार के पास एक पुराना कमरा था जहाँ कोई नहीं जाता था। मीरा शाम को काम खत्म करने के बाद वहीं बैठती और उन बेकार चीज़ों से चित्र बनाती। उनके लिए वे रंग और ब्रश कचरा नहीं थे, वे उसके सपनों के रास्ते थे। एक रात उसने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में एक छोटी सी लड़की सड़क के किनारे बैठी थी और उसके सामने एक विशाल महल था, लेकिन लड़की महल को देखकर दुखी नहीं थी। वह आसमान की ओर देख रही थी जहां एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था। उस चित्र के नीचे मीरा ने लिखा था, जिसके सपने जिंदा हों उसकी गरीबी कभी स्थायी नहीं होती। मीरा ने वह पेंटिंग पूरी करने में कई रातें लगा दी थीं। सुबह जब वह उसे देखकर मुस्कुराई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि शायद यह उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रचना है। लेकिन उसी दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर के समय काव्या अपनी 3 सहेलियों के साथ कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। वहां उसकी नज़र अचानक मीरा की पेंटिंग पर पड़ी। काव्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर पेंटिंग किसी सफाई करने वाली लड़की ने बनाई होगी। काव्या ने पूछा, यह किसने बनाई है? मीरा ने डरते हुए कहा, मैंने। काव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंसने लगी। उसकी सहेलियां भी हंसने लगीं। काव्या ने कहा, तुम्हें पता भी है कि कला क्या होती है? यह पेंटिंग तुमने बनाई है या किसी से बनवाई है? मीरा ने धीरे से कहा, मैंने खुद बनाई है। काव्या के अंदर कुछ जल उठा। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के हाथ में झाड़ू होती है वह उससे बेहतर कला बना सकती है। उसने पेंटिंग उठाई और कहा, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। यह कॉलेज तुम्हारे जैसे लोगों के सपनों के लिए नहीं है। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी पेंटिंग मत खराब कीजिए। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। लेकिन काव्या के अंदर का अहंकार उस दिन इंसानियत से बड़ा हो चुका था। उसने पेंटिंग को दोनों हाथों से पकड़कर बीच से फाड़ दिया। कागज़ के फटने की आवाज़ के साथ मीरा का दिल भी जैसे टूट गया। मीरा घुटनों के बल बैठ गई और पेंटिंग के टुकड़े उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या ने कहा, रोने से क्या होगा? तुम्हारे हाथ में झाड़ू ही अच्छी लगती है। आसमान छूने के सपने देखना बंद करो। उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पेंटिंग के टुकड़ों को अपने सीने से लगाया और वहां से चली गई। उस रात मीरा बहुत रोई। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, लोग तुम्हारे कपड़े देखेंगे, तुम्हारा घर देखेंगे, तुम्हारी गरीबी देखेंगे, लेकिन तुम अपना हुनर मत खोना। जिस दिन तुम्हारा हुनर तुम्हारी पहचान बन जाएगा, उस दिन यही लोग तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। माँ की बात मीरा के दिल में उतर गई। उसने उसी रात एक फैसला किया। उसने कसम खाई कि वह काव्या को नीचा दिखाने के लिए सफल नहीं होगी। वह इसलिए सफल होगी ताकि खुद को साबित कर सके। उसने टूटे हुए चित्र के टुकड़े संभाल कर एक पुराने डिब्बे में रख दिए। अगले कई वर्षों तक मीरा ने दिन में काम किया और रात में चित्र बनाए। उसने इंटरनेट पर मुफ्त वीडियो देखकर कला सीखी, पुराने अखबारों पर अभ्यास किया, सड़क की रोशनी में बैठकर स्केच बनाए। कई बार भूखी सोई, लेकिन रंगों को खरीदने के लिए पैसे बचाए। धीरे धीरे उसकी कला लोगों तक पहुंचने लगी।
एक दिन उसकी बनाई हुई पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे एक छोटी प्रदर्शनी में जगह दी। वहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। कुछ ही वर्षों में मीरा एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई। उसकी पेंटिंग देश के बड़े शहरों की गैलरियों में प्रदर्शित होने लगी। विदेशों से भी लोग उसकी कला खरीदने लगे। लेकिन मीरा ने अपनी पुरानी ज़िंदगी नहीं भुलाई। उसने अपने कमरे में आज भी उस फटी हुई पेंटिंग के टुकड़े संभाल कर रखे थे। उधर काव्या की ज़िंदगी बाहर से आज भी चमकदार थी, लेकिन उसके पिता का कारोबार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। कुछ गलत निवेश, साझेदारी की धोखाधड़ी और बाजार में भारी नुकसान ने उनके व्यापार की नींव हिला दी। एक दिन बैंक का नोटिस उनके घर पहुंचा। फिर दूसरी संपत्ति बिक गई, फिर कारें बिक गईं, फिर उनका बड़ा बंगला भी कर्ज के बदले गिरवी रखना पड़ा। काव्या को पहली बार एहसास हुआ कि पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। उसके दोस्त भी एक एक करके दूर जाने लगे। जिन लोगों के लिए वह कभी पार्टी देती थी, वे अब उसके फ़ोन तक नहीं उठाते थे। एक रात उसके पिता को अचानक सीने में दर्द हुआ। अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़ी रकम मांगी। घर में पैसे नहीं थे। काव्या अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास न महंगी गाड़ी थी, न दोस्त, न वह रुतबा। उसने पहली बार अपने जीवन में गरीबी का दर्द महसूस किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद बैंक ने उनकी घर को खाली करने का अंतिम नोटिस दे दिया। काव्या अपने बीमार पिता के साथ घर के बाहर बैठी थी। सामान सड़क पर पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो कभी उसके व्यक्तित्व की पहचान हुआ करता था। तभी एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला बाहर निकली। उसके साथ 2 लोग फाइलें लेकर चल रहे थे। काव्या ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाई। महिला धीरे धीरे उसके पास आई। काव्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने बैग से एक पुराना कागज़ निकाला। काव्या की नज़र उस कागज़ पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उसी पेंटिंग का टुकड़ा था, वही पेंटिंग जिसे उसने वर्षों पहले फाड़ दिया था। काव्या की सांसें रुक गईं। उसने कांपते हुए पूछा, मीरा? महिला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काव्या, मैं वही मीरा हूँ। काव्या ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा मीरा बदला लेने आई है, लेकिन मीरा के चेहरे पर बदले की कोई भावना नहीं थी। मीरा ने फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, इसे खोलो। काव्या ने डरते हुए फाइल खोली। अंदर जो कागज़ थे उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह घर खाली करने का नोटिस नहीं था, बल्कि बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया गया था। घर अब कर्ज मुक्त था। काव्या ने हैरानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरी पेंटिंग फाड़ी थी, मेरे सपने नहीं। काव्या रोने लगी। मीरा ने आगे कहा, अगर मैं आज तुम्हें सड़क पर छोड़ दूं तो मैं और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? तुमने मुझे उस दिन गरीब समझकर अपमानित किया था, लेकिन
जिंदगी ने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं होती। काव्या उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मीरा ने उसे उठाया और कहा, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी ज़िंदगी बदलो। काव्या ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया कि जिस लड़की को उसने कभी गरीब और कमज़ोर समझा था, आज वही उससे कहीं ज़्यादा अमीर थी। लेकिन यह अमीरी पैसों की नहीं थी, यह अमीरी दिल की थी। मीरा वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने काव्या से सिर्फ एक बात कही, याद रखना काव्या, वक्त किसी के साथ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की इंसानियत को ज़िंदा रखोगी तो शायद तुम्हें फिर सब कुछ मिल जाए। काव्या देर तक सड़क पर खड़ी उसे देखती रही। उस रात उसने पहली बार अपने पुराने कमरे की अलमारी खोली। वहाँ उसके महंगे कपड़े और पुरस्कार रखे थे, लेकिन उसे उन सब चीज़ों में कोई खुशी नहीं मिली। उसे सिर्फ एक बात याद आ रही थी, तुम्हारे हाथों में सिर्फ झाड़ू अच्छी लगती है। यह वाक्य अब उसे खुद पर चाबुक की तरह लग रहा था। काव्या ने उसी रात तय किया कि वह अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। जब घमंडी लड़की ने गरीब बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, अगली सुबह काव्या ने अपने पिता के कमरे की सफाई की। पहले वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नौकरों को आदेश देना उसकी आदत थी, लेकिन अब उसके पास नौकर नहीं थे। उसे खुद समझ आ रहा था कि ज़िंदगी में छोटी सी सुविधा भी कितनी बड़ी होती है। उसने अपने पिता के लिए चाय बनाई। पिता ने आश्चर्य से पूछा, काव्या, तुमने खुद चाय बनाई? काव्या मुस्कुराई और बोली, हाँ पापा, शायद अब मुझे ज़िंदगी जीना सीखना है। उसके पिता की आंखें भर आईं। काव्या ने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। सुबह वह बस से जाती, दिन भर काम करती और शाम को घर लौटती। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह मेहनत करके कमाया हुआ पैसा था। पहली बार उसे अपने पैसों की कीमत समझ आई। एक दिन रास्ते में उसने कुछ बच्चों को सड़क किनारे चित्र बनाते देखा। उनके पास न अच्छे रंग थे न कागज़, फिर भी वे मिट्टी को और कोयले से सुंदर चित्र बना रहे थे। काव्या कुछ देर उन्हें देखती रही। उसे अचानक मीरा याद आई। उसने बच्चों से पूछा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो? एक बच्चे ने कहा, हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। काव्या का दिल भर आया। उसे लगा जैसे वह अपने पुराने चेहरे को इन बच्चों में देख रही हो। अगले दिन से उसने उन बच्चों को शाम के समय पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपनी कमाई से कॉपियाँ खरीदीं, रंग खरीदे और कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी की। धीरे धीरे वहाँ 10 बच्चे आने लगे, फिर 20, फिर 30। काव्या ने एक छोटे से कमरे में बच्चों के लिए कला और पढ़ाई की कक्षा शुरू कर दी। एक दिन उसे वहाँ एक बच्चा मिला जिसका नाम आरव था। आरव बहुत शांत रहता था। वह बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं था, हमेशा मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाता रहता था। काव्या ने देखा कि उसके मिट्टी से एक ऐसी छोटी सी मूर्ति बनाई थी जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी। काव्या की आंखें भर आईं।
उसने आरब से पूछा, तुमने यह किससे सीखा? आरब ने मुस्कुराकर कहा, किसी से नहीं, बस मन में आया तो बना दिया। काव्या समझ गई कि इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। उसने आरब को अच्छे औजार दिए और कहा, तुम्हें अपना सपना नहीं छोड़ना है। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। जिस ज़मीन पर बच्चों की कक्षा चल रही थी, उस ज़मीन पर एक बड़े बिल्डर की नज़र थी। वह वहाँ एक विशाल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। बिल्डर ने बताया, बिल्डर की नज़र थी, वह वहाँ एक विशाल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। बिल्डर ने काव्या को धमकी दी कि वह जगह खाली कर दे। काव्या ने मना कर दिया। अगले दिन कुछ लोग वहाँ आए और बच्चों की बनाई हुई चीज़ें फेंकने लगे। आरब की कई मूर्तियाँ टूट गईं। बच्चे डरकर रोने लगे। काव्या के सामने उसका पुराना अतीत खड़ा हो गया। उसे वही दिन याद आया जब उसने मीरा की पेंटिंग फाड़ी थी। उसे समझ आ गया कि किसी के सपने को टूटते हुए देखना कितना दर्दनाक होता है। उसने बिल्डर से कहा, मैं यह जगह खाली नहीं करूँगी। बिल्डर हंसकर बोला, तुम्हारे पास है ही क्या? पैसे, ताकत, पहचान? काव्या चुप रही, लेकिन इस बार वह डरने वाली नहीं थी। उसने बच्चों की कला की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर बच्चों की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स लगाई। शुरुआत में कोई नहीं आया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक आदमी ने कहा, ये बच्चे कलाकार बनेंगे। काव्या ने कुछ नहीं कहा। शाम होने लगी, पैसे नहीं जुटे, बच्चे निराश हो गए। आरब की आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ एक सफ़ेद कार आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। वह शहर के प्रसिद्ध कला समीक्षक थे। उनकी नज़र आरब की एक मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने मूर्ति को हाथ में उठाया और काफ़ी देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, यह किसने बनाई? काव्या ने आरब की ओर इशारा किया। समीक्षक आरब के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारे हाथों में बहुत बड़ी प्रतिभा है। उन्होंने उसकी कई मूर्तियां खरीदी और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी। अगली सुबह पूरी कहानी बदल गई। लोग बच्चों की कला खरीदने आने लगे। कुछ घंटों में हज़ारों रुपए जमा हो गए। फिर लाखों रुपए की बोली लगने लगी। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन ज़मीन बचाने के लिए अभी भी पैसे कम थे। तभी बिल्डर अपने लोगों और मशीनों के साथ वहां पहुंच गया। उसने कहा, समय ख़त्म हो चुका है, अब यह ज़मीन मेरी है। बच्चे डर गए। बुलडोज़र आगे बढ़ा। काव्या बच्चों के सामने खड़ी हो गई। तभी अचानक सड़क पर कई गाड़ियां आकर रुकीं। एक कार से मीरा बाहर निकली। उसके साथ कुछ पत्रकार और शहर के बड़े लोग भी थे। बिल्डर का चेहरा उतर गया। मीरा ने कहा, बुलडोज़र बंद करो। बिल्डर ने कहा, आप इस मामले में मत पड़िए। मीरा ने शांत आवाज़ में कहा, यह सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं है, यह उन बच्चों के भविष्य का मामला है। बिल्डर ने कहा, आप इनके लिए क्या कर सकती हैं? मीरा मुस्कुराई। उसने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने ज़मीन के दस्तावेज निकाले। मीरा ने कहा, यह ज़मीन मैंने आज खरीद ली है, अब यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। बिल्डर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मीरा ने आगे कहा,
यहाँ कला केंद्र बनेगा, उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रतिभा है लेकिन पैसे नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मीरा के पास गई और बोली, तुमने फिर मेरी मदद कर दी। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार मैंने तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बदले हुए दिल की मदद की है। काव्या रो पड़ी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मीरा ने कहा, तुमने गलती की थी, लेकिन तुमने अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी की। यही सबसे बड़ी बात है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वहाँ एक सुंदर कला केंद्र बनकर तैयार हुआ। उसका नाम रखा गया उड़ान। केंद्र की दीवारों पर गरीब बच्चों की पेंटिंग्स थी। हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा और कला प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। काव्या ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह उन बच्चों के नाम कर दी। मीरा जब भी विदेश से वापस आती, बच्चों से मिलने जरूर जाती। आरव की कला धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर होने लगी। कई साल बाद आरव को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। मंच पर पुरस्कार लेते समय उसने काव्या और मीरा दोनों को अपने साथ बुलाया। उसने कहा, अगर मुझे इन दोनों का साथ नहीं मिला होता तो शायद मेरी कला मिट्टी में ही दबकर रह जाती। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसे उस दिन की अपनी गलती याद आ गई जब उसने मीरा की पेंटिंग फाड़ी थी। लेकिन अब वही टूटे हुए सपने सैकड़ों बच्चों के लिए उड़ान बन चुके थे। कुछ साल बाद काव्या के पिता भी दुनिया से चले गए। उनके अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, बेटी, मुझे तुम्हारे महलों पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ जितना आज तुम्हारे इस छोटे से कला केंद्र को देखकर हो रहा है। तुमने देर से सही लेकिन जिंदगी का असली अर्थ समझ लिया। पिता के जाने के बाद काव्या ने खुद को और ज़्यादा बच्चों की सेवा में लगा दिया। मीरा और काव्या अब सिर्फ दो महिलाएं नहीं थीं, वे उन हजारों बच्चों की उम्मीद थी जिसे समाज ने कभी उनकी गरीबी के कारण कमज़ोर समझा था। एक दिन कला केंद्र की छत पर दोनों खड़ी थी। आसमान में बहुत सारे सितारे चमक रहे थे। काव्या ने मीरा से कहा, अगर तुम उस दिन मुझे माफ़ नहीं करती तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी किसी इंसान को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे बदलने का मौका देना। काव्या की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी वह फटी हुई पेंटिंग आज भी मेरे दिल में है। मीरा हंसकर बोली, वह पेंटिंग फटी ज़रूर थी लेकिन उसी के टुकड़ों से हमारी सबसे खूबसूरत कहानी बनी। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। नीचे कला केंद्र में बच्चे रंगों से खेल रहे थे। किसी के पास महंगे कपड़े नहीं थे, किसी के पास बड़ा घर नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में सपने थे और शायद यही सबसे बड़ी दौलत थी। यह कहानी ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती और पैसा इंसान की महानता की गारंटी नहीं होता। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार, उसके कर्म और उसके दिल से होती है। जिस गरीब लड़की का कभी मजाक उड़ाया गया था, उसने बदला लेने के बजाय माफ़ करना चुना, और जिस घमंडी लड़की ने कभी किसी गरीब के सपने को कुचल दिया था, उसने बाद में सैकड़ों गरीब बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम किया। कभी किसी के फटे कपड़े देखकर उसका मजाक मत उड़ाना,
क्योंकि हो सकता है उन कपड़ों के पीछे ऐसा सपना छिपा हो जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर दे। कभी किसी गरीब को छोटा मत समझना, क्योंकि वक्त किसी की जेब में देखकर नहीं चलता। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ज़िंदगी में कभी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे स्वीकार करने में देर मत करना, क्योंकि गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे ना सुधारना इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। दोस्तों याद रखिए, महल में रहने वाला हर इंसान अमीर नहीं होता और झोपड़ी में रहने वाला हर इंसान गरीब नहीं होता। असली अमीरी उस दिन में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान को सहारा दे सके, किसी गरीब के सपनों को समझ सके और किसी की गलती को माफ़ करके उसे दोबारा बेहतर इंसान बनने का मौका दे सके। अगर आपको भी लगता है कि किसी गरीब का मजाक उड़ाने के बजाय उसके सपनों का साथ देना चाहिए, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी ऐसे इंसान तक यह संदेश पहुंचा दे जिसके अंदर कोई बड़ा सपना गरीबी के डर से दबा चुका है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा